नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और ये जो आर्टिकल्स होते हैं वो आपके सारे लीडिंग न्यूज़पेपर से और लीडिंग गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज और जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल, लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यू देखें, सतत रूप से देखें, रिवीजन करते हुए देखें और इसका मैक्सिमम बेनिफिट अवेल करें, महत्तम लाभ अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपने 5000 लाइक्स का टारगेट पूरा किया तो आप लोगों को जो इस वीडियो की पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इंस्टाग्राम पेज पर अवेलेबल कराई जाएगी। तो आप लोग हमारा इंस्टाग्राम का पेज भी जरूर फॉलो कर लें, उसे ज्वाइन कर लें, जहां पर पीडीएफ की पिक तो है, आपको पिक जो है वो दी जाएगी। तो आइए हम देखेंगे आज कौन कौन से टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो हम देखने जा रहे हैं, पाइका रिवॉल्यूशन, ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, आपका हिस्ट्री वाला पार्ट है। पाइका विद्रोह जो है काफी टाइम से न्यूज में भी है। और इसके बाद असिस्टेड जो रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल है, जैसे आपने सरोगेसी का बिल देखा था उसी तरीके से समझ लीजिए ये भी एक उसी का आयाम है। तो ये आप पेपर 2 में रख सकते हैं, पेपर 3 में भी रख सकते हैं। तीसरा जो है NEIA स्कीम है, ये आपकी एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, एक्सपोर्ट गारंटी से रिलेटेड जो आप फंड देखते हैं तो वहां पर फंडिंग अवेलेबल कराने के लिए ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं ताकि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको हम सपोर्ट कर सके। आत्मनिर्भर भारत हमारा चल ही रहा है। तो तीसरा जो है आपका टॉपिक वो पेपर 3 से लिंक होगा आपका। उसके बाद जो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष है आपका 3.0 कैंपेन, तो आप लोगों को पता है कि ये आपका सघन टीकाकरण अभियान है और इसमें बहुत सारी जो आपकी डिसीज है उनको कवर किया जाता है। कितनी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद डैम सेफ्टी बिल है आपका, ये आपका अवसंरचना के अंतर्गत आएगा, ये ज्योग्राफी में भी आएगा आपका और डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आएगा, है ना। तो फर्स्ट और थर्ड पेपर में ये आपका ओवरलैप है। इसके बाद कंसेंट ऑफ स्टेट्स फॉर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, ये पेपर 2 का पार्ट है आपका। सीबीआई जो होती है वो दिल्ली जो स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट था 1946 का, वहां से गवर्न होता है। तो इसको अगर किसी भी राज्य में कोई कार्यवाही वगैरह करनी है तो वहां पर संदर्भित राज्य से सहमति की आवश्यकता होती है, उसी के बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद कृषि उड़ान 2.0 है, ये आपका कृषि से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है ताकि उनको अच्छी कीमत मिल सके। पेरिशेबल फूड्स के बारे में आप लोगों को पता होगा। और इसमें जो है एयर कनेक्टिविटी को बूस्ट किया जाना था, वही है ये संदर्भ यहाँ पर। इसके बाद ग्लोबल गेटवे प्लान है, EU है, ये आपका जैसे वन बेल्ट रोड, जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है ना, OBOR जिसको आप बोलते हैं चाइना का, तो उसी के एक तरीके से काउंटर पार्ट की तरह देख सकते हैं, यूरोपीय संघ का है ये आपका। तो ये आपका पेपर 2 का पार्ट है। तो आइए सबसे पहले हम पहला टॉपिक देखेंगे और आज के दिन को देखेंगे। आज का दिन जो 6 दिसंबर 2021 है, 6 दिसंबर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की डेथ एनिवर्सरी है, पुण्यतिथि है। तो इनके बारे में हम चाहें तो इनके बारे में एज अ पर्सनैलिटी भी जो है ये 4th पेपर में भी आप यूज कर सकते हैं और नेशनल मूवमेंट में तो है ही, और एज अ थिंकर भी पढ़ा जाना चाहिए, काफी प्रोमिनेंट नेम है। तो पहला जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं जीएस पेपर 1 का, पाइका विद्रोह का, इसका संदर्भ ये है कि अभी जो सेंटर है उसने स्टेट में कहा है कि उनके द्वारा जो पाइका रिबेलियन है, जो पाइका विद्रोह है, उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, ये बात बोली जा रही है। अब ये संदर्भ ही ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको जानना ये है कि इसके लीडर कौन है, कहां पर ये कहां से संदर्भित है, क्या उड़ीसा वाला क्षेत्र है, कैसी ये आपका कैसा विद्रोह था, बस नॉर्मल ये जानने की आवश्यकता है। अब इसमें की पॉइंट्स में बताया जा रहा है कि जो यूनियन कल्चर मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, और स्टेटमेंट दिया मतलब उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। बीजद सांसद जो है उन्होंने, जो प्रशांत नंदा है, उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये बात कही है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगर यहां से आप पढ़ना ही चाहते हैं स्टैटिक को लिंक करके, तो आप देखिए कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, अनस्टार्ड होते हैं आपके, है ना, तो रेखांकित होते हैं और जो आपके आरेखांकित होते हैं, है ना, बोला जाता है। एक रिटन होता है, रिटन फॉर्म में होता है, और एक आपका ओरल फॉर्म में होता है ना। तो बताइएगा दोनों में से कौन रिटन होता है, कौन वो होता है। तो एक बार वो पार्ट हम यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद 2017 से उड़ीसा ने ये आपकी डिमांड भी रखी थी कि उड़ीसा का जो विद्रोह हुआ था, ये पाइका विद्रोह, इसको स्वतंत्रता के पहले संग्राम के रूप में जो है
माना जाना चाहिए, उसको ऐसी मान्यता दी जानी चाहिए। अब पाइका रिबेलियन क्या था? तो पाइका जो विद्रोह है वो एक तरीके का सिपाही विद्रोह था। ये लगभग 40 साल पहले हुआ था। किससे? जो आपका 1857 का फर्स्ट हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोला जाता है, उसको 1857 की क्रांति भी बोली जाती है। तो उसके 40 साल पहले ये विद्रोह हुआ था। अब ये एक तरीके के जो लोग थे वो कैसे थे? किसान सैनिक थे। वास्तव में 1857 की क्रांति भी देखेंगे आप तो उसमें जो इनका लैंड रेवेन्यू सिस्टम था और जो हमारे यहाँ किसानों की स्थिति लगातार खराब हो रही थी, है ना? तो वही किसान जो है बोला जाता है कि सिपाही के जो है ड्रेस में थे और उन्होंने ही वो विद्रोह किया था, ठीक है ना? तो उस तरीके से यहाँ पर भी जो थे वो आपके पीजेंट जो है आपके थे, है ना? उन्होंने ही विद्रोह किया था, किसान सैनिक बोला जा रहा है उनको, और उन्होंने राजाओं को जो है राजा को सैन्य सेवाएं दी थी। नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एस्टैब्लिश किया था खुद को उड़ीसा में व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी डिथ्रोन्ड द किंग ऑफ खुर्दा। तो जो किंग ऑफ खुर्दा था, जब उनको सत्ता से हटाया उन्होंने, तो वहां पर उन्होंने कब्जा कर लिया। जो राजा मुकुंद देव थे 1803 में। उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर था 1804, उसमें किंग ने प्लान किया, नियोजन किया, वहां पर प्लानिंग की, है ना, एक विद्रोह करने का अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एंड रोब्ड इन द पाइकास फॉर द सेम। तो उसी से संदर्भित आपका ये पाइका विद्रोह है। लेकिन ये प्लान जो है वो जो ये प्लान था ये आपका सक्सेस नहीं होगा। आगे जाके इसका क्रूरता से दमन किया जाएगा ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो बट द प्लान वाज डिस्कवर्ड बाय द ब्रिटिश हु कन्फिस्केटेड हिज एंटायर टेरिटरी। लेकिन उसके बाद इस प्लान के बारे में अंग्रेजों को पता चल जाता है और फिर वो पूरे क्षेत्र को अपने जो है कब्जे में ले लेते हैं। इसके बाद जो पाइकास थे उन्होंने अपना जो क्षेत्र था उसको कब खोया और वहां पर कब कॉलोनियल एस्टैब्लिशमेंट मिला हुआ, उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसके बाद वहां पर यह हुआ कि जब ब्रिटिशर्स का शासन स्थापित हो गया, ब्रिटिशर्स ने अपनी टेरिटरी के अंदर उसको शामिल कर लिया, तो वहां पर उपनिवेशवाद, कॉलोनियल एस्टैब्लिशमेंट किया गया। लैंड रेवेन्यू की जो आपकी पॉलिसीज थी वो वहां इंट्रोड्यूस की गई सेटलमेंट में, है ना? तो जब आए वो वहां पर, तो वहां पर भी जो है शोषण के आयाम के रूप में इस क्षेत्र को भी ब्रिटिशर्स ने यूज करना स्टार्ट किया, है ना, उपयोग करना उसका स्टार्ट कर दिया। इसके बाद कंटिन्यूअस जो इंटरफेरेंस था इकोनॉमी में और रेवेन्यू सिस्टम में, उससे जो है एक्सप्लॉइटेशन लगातार बढ़ता चला गया। उसका जो है आपको असंतोष भी लोगों में बहुत ज्यादा व्याप्त था, पीजेंट्स में, फार्मर्स में, इवेंचुअली ट्रिगरिंग अ रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो हर जगह लगभग सेम कोर आपको जो है वो एक ही पॉइंट मिलेगा कि ज्यादा से ज्यादा अपने आर्थिक लाभ की पूर्ति के लिए ब्रिटिशर्स ने भारतीय क्षेत्रों का दोहन किया और वही असंतोष जाके विद्रोह में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पर पॉइंट देखेंगे कि इसमें बहुत सारे नंबर्स में, बहुत सारी संख्या में पाइका जो थे वो मोबिलाइज किए गए। किसके लीडरशिप में? तो ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये है आपके बख्शी जगबंधु विद्याधर, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी ने अपने स्पीच में भी इनका नाम लिया था। और इनके संदर्भ में वो लामबंद हुए और उन्होंने 2 अप्रैल 1817 को अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह भी किया, उनका सामना किया। 400 जो थे स्ट्रॉन्ग पार्टी ऑफ कांधास क्रॉस्ड ओवर इनटू खुर्दा फ्रॉम गुमसुर है एंड डिक्लेयर्ड रिबेलियन। तो वहां पर ये कहानी याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये जो विद्रोह था आपका वो पूरे जंगल में जो है आग की तरह फैल गया और उसके कारण ब्रिटिश और पाइका सेना के बीच में, जो पाइका सेना थी, जो उनकी अपनी सेना बनाई गई थी, उनके बीच में टकराव होता है, युद्ध होता है। गवर्नमेंट जो बिल्डिंग्स थी बानापुर की वर सेट ऑन फायर, वहां पर आग लगा दी गई, कई सारे पुलिस वालों को मारा गया और ब्रिटिश जो ट्रेजरी थी वहां पर लूटपाट भी की गई। ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स द रिवोल्ट कंटिन्यूड बट was eventually overpowered by the British Army। तो कई मन तक ये चलता रहा आपका विद्रोह। उसके बाद ब्रिटिश सेना आएगी और फिर क्रूरता पूर्वक दमन कर देगी और विद्याधर जी को जेल भेज दिया जाएगा 1825 में। और फिर जेल में ही 4 साल बाद जेल में ही रहते हुए वो क्या करेंगे? वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है कि उड़ीसा ने डिमांड किया था 2017 से, जो पहली बार उन्होंने डिमांड किया कि उड़ीसा स्टेट जो कैबिनेट है अंडर द लीडरशिप ऑफ जो वहां के सीएम है आपके नवीन पटनायक जी, उन्होंने पास किया था एक प्रपोजल फॉर्मली कि सेंटर के लिए कि वो डिक्लेयर करे सेंटर पाइका रिबेलियन को एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि 40 साल पहले हुआ था 1817 में, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलेंगे और जीएस पेपर 2 का आर्टिकल है ये आपका असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल है। दरअसल इस सेगमेंट को रेगुलेट करने के लिए अभी तक कोई जो है विनियमन था ही नहीं, है ना, कॉन्क्रीट बिल नहीं था, इसलिए ये बिल लाया गया, जैसे सरोगेसी के लिए लाया गया था। तो 1 दिसंबर 2021 को लोकसभा से पास किया गया ये बिल। उसमें प्रोविजंस बनाए गए हैं सेफ किसके लिए? तो सेफ
and ethical practice of assisted reproductive technology service in the country। सरोगेट मदर का मतलब ये होता है कि थर्ड पार्टी उसमें होती है, लेकिन इसमें थर्ड पार्टी की भी आवश्यकता नहीं होती है। अब ये बिल जो है आपका, ये एक तरीके से मतलब सेफ गार्ड के मेजर्स यहां पर प्रोवाइड करेगा किसमें, जो रिप्रोडक्टिव राइट्स होते हैं वुमेन्स के, ठीक है। और इसी के संदर्भ में एक बिल सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019 भी पास किया गया था लोकसभा से 5 अगस्त 2019 को, है ना। वहां पर भी महिलाओं के प्रजनन अधिकारों के रक्षा के लिए जो है ये महत्वपूर्ण विधेयक लाया गया था, जिसे सरोगेसी विनियमन जो है आपका विधेयक कहा गया था, ठीक है। अब दिस वन वॉज रेफर टू अ सेलेक्ट कमिटी, तो सीधी बात है कमिटीज के पास जाता है, क्योंकि जब भी कोई बिल बनाया जाता है तो संसद में हमारे पास जो है इतना समय नहीं होता कि उस पर सूक्ष्म बिंदुओं पर चर्चा किया जाए। इसीलिए बोला जाता है कि जो पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए, लोकतांत्रिक जहां पर संसदीय शासन प्रणाली हो वहां के लिए, क्योंकि यही जो है वर्ष भर कार्य भी करती हैं और उसमें विशेषज्ञ भी रहते हैं, विषय से संदर्भित भी लोग वहां पर रहते हैं, है ना, क्षेत्र के विशेषज्ञ। तो इसको भी ऐसे ही सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया, जिसने रिकमेंडेशंस दी कि एआरटी बिल शुड बी ब्रॉट फर्स्ट, कि भैया सबसे पहले इसको लाया जाना चाहिए ताकि हाईली टेक्निकल एंड मेडिकल एस्पेक्ट कुड सब्सिक्वेंटली बी एड्रेस्ड इन द सरोगेसी बिल 2019, ताकि जो है उच्च तकनीकी और जो चिकित्सा से संदर्भित इनिशिएटिव्स हैं, पहलू हैं, उनको बाद में सरोगेसी विधेयक में समाहित किया जा सके। ये मांग पहले से हो रही थी, ठीक है। अब ये डिफरेंस क्या है सरोगेसी बिल में और इसमें, तो सरोगेसी बिल जो है वो किससे संदर्भित है, सरोगेसी से, मतलब एन इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, वो एक तरीके के बांझपन का उपचार है। वेयर अ थर्ड पर्सन, अ वुमेन इज द सरोगेट मदर, इसमें तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी ही एक वुमेन की जो सरोगेट मदर बनेंगे। लेकिन एआरटी के ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो इसमें कमीशनिंग कपल की बात की जाती है ना, मतलब जो दंपत्ति हैं वो स्वयं जो है उपचार का लाभ उठा सकते हैं, और इसमें हमेशा ऐसा नेसेसिटी नहीं होता है कि तीसरा भी व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व हो। सरोगेसी जो है अलाउ है केवल इंडियंस के लिए, इंडियन जो मैरिड कपल्स हैं, इसमें एनआरआईज को नहीं दी गई है किसी भी तरीके की छूट। और एआरटी जो प्रोसीजर है ये ओपन है आपका मैरिड कपल्स के लिए, लिव इन पार्टनर्स के लिए भी, सिंगल वुमेन के लिए भी और फॉरेनर्स के लिए भी। 2015 में नोटिफिकेशन लाया गया था जिसमें प्रतिबंध लगाए गए थे कमीशनिंग ऑफ सरोगेसी इन इंडिया बाय फॉरेनर्स और ओसीआई जो है आपके, और पीआईओ जो कार्ड होल्डर्स है। बट एनआरआईज होल्डिंग्स इंडियन सिटीजनशिप कैन अवेल सरोगेसी, तो भैया जो एनआरआई है उन्होंने अगर इंडियन सिटीजनशिप ले ली तो एक तरीके से भारतीय नागरिक हो गए वो, है ना, तो बात वही होगी उसमें। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा गया है कि फॉरेनर्स जो है वो विजिट भी करते हैं, एज अ मेडिकल टूरिज्म भी बोला जाता है इसको, अवेल करने के लिए ये सुविधा जो एआरटी सर्विसेज है। और सरोगेसी बिल के अंतर्गत जो है वो नेशनल सरोगेसी बोर्ड की बात की गई थी, जो इन्वॉल्व होगा आपका पॉलिसी मेकिंग में, इससे संदर्भित जो भी नीतियां बनाई जाएंगी, और एक्ट करेगा एक तरीके से पुनर्वीक्षण इकाई की तरह, सुपरवाइजरी बॉडी की तरह, एंड स्टेट बोर्ड्स दैट विल एक्ट एज एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो आप देखते हैं कि सेंटर है और स्टेट है, तो अगर प्लानिंग जो है सेंटर से होती तो एग्जीक्यूशन का काम जो होता है वो आपका सेकंड टीयर थर्ड टीयर में होता है, तो राज्य जो है क्रियान्वयन की भूमिका में आते हैं, ठीक है। तो एआरटी बिल में भी अगर आप देखेंगे, जैसे अब सरोगेसी में ये बता रहे हैं कि स्टेट बोर्ड है तो वो क्रियान्वयन का काम करेगा। अब एआरटी बिल में आप देखेंगे तो वहां पर नेशनल बोर्ड की स्थापना की बात की गई है, जिसमें सारी शक्तियां दी जाएंगी सिविल कोर्ट के जैसी, है ना, अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अब यहां पर जो एआरटी बिल है वो क्यों नेसेसिटी है उसकी, क्यों आवश्यक है, वो क्यों महसूस हो रही है उसकी आवश्यकता, ये बताया जा रहा है यहां पर। तो जो ग्रोथ हो रही है एआरटी क्लिनिक्स के इंडिया में वो बहुत ज्यादा है, पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा देखा जाए तो बहुत ज्यादा है, वो आपका हाईएस्ट है। एंड दीज आर अ की पार्ट ऑफ मेडिकल टूरिज्म, तो मेडिकल टूरिज्म का मेन पार्ट है। अब मेडिकल टूरिज्म के लिए लोग अगर हमारे यहाँ आएंगे तो वहां से डॉलर्स में हमारी इनकम होगी, आय बढ़ेगी हमारी तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, तो वहां से एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं से जो है पूरी नेशनल इनकम को भी, जीडीपी को भी बूस्ट करेगा। और जो हमारा क्या है डॉलर्स में जब हमको इनकम होती है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी जो हमारा है वो पॉजिटिवली जो है वहां से इंपैक्ट होता है। तो दीज ऑफर गैमेट डोनेशन, इसमें गैमेट डोनेशन की बात है, इंट्राटोरिन की बात है, इंसिमिनेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन एंड प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोस्टिक, तो ये सब जो है आयाम उसके अंतर्गत संदर्भित है। सबको याद नहीं करना है हमको यहाँ पर। इंडिया डज नॉट हैव स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स ऑफ एआरटी क्लिनिक्स एक्ट, अभी तक जो है एआरटी क्लिनिक से संदर्भित हमारे यहाँ कोई मानक प्रोटोकॉल है ही नहीं। तो ये क्वेश्चन हमेशा उठता रहता है एथिकल, मेडिकल, लीगल एस्पेक्ट में, है ना, कि भैया इस तरीके के जो क्षेत्र हैं, है ना, जो एआरटी का क्षेत्र है, तो उसके विनियमन के लिए कुछ एक कॉन्क्रीट चीज चाहिए,
ठीक है, जिसका लीगल ग्राउंड हो। तो लोकसभा ने पास किया बिल दैट प्रोवाइड्स फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ एआरटी क्लिनिक एंड एआरटी बैंक्स। तो जो एआरटी बैंक है, एआरटी क्लिनिक्स है, उनके सुपरविजन के लिए, उनके रेगुलेशन के लिए जो है ये बिल लाए जाने की आवश्यकता है। अब एआरटी बैंक क्या है, तो एआरटी बैंक शब्द से समझिएगा, इसमें इंक्लूड होंगी सारी टेक्निक्स जिससे जो अटेम्प्ट किया जाता है टू ऑब्टेन अ प्रेगनेंसी बाय हैंडलिंग द स्पर्म और द oocyte आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी एंड ट्रांसफरिंग द गैमेट और द एम्ब्रायो इनटू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अ वुमन। तो ये सब चीजों को वहां पर संभाल कर जो है वो रखा जाएगा, उसमें सारी तकनीकें शामिल होंगी, है ना, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। अब ये डिफाइन करते हैं एआरटी बैंक को एज एन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप टू सप्लाई स्पर्म, जो एक ऐसी संस्था, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसको डिफाइन कर रहे हैं एआरटी बैंक को, जो सप्लाई करेगा स्पर्म है या और सीमेन है आपका, और साइट से आपका या ओ साइट डोनर्स हैं टू एआरटी क्लिनिक्स को प्रोवाइड करेंगे, एक तरीके से इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, और देयर पेशेंट्स। एआरटी सर्विस जो है वो अप्लाई होगी वुमेन्स के लिए जिनकी लीगल एज हो चुकी हो मैरिज की 18 और 21 जो है आपकी, और वो 50 वर्ष से कम की हो, और मेंस के लिए यही जो लीगल एज है उनकी मैरिज की 21 और वो 55 से कम के होने चाहिए। ये इसमें कुछ कंडीशंस है। तो बिल्कुल नॉर्मल पॉइंट्स को हमको नोट डाउन करना है, सारी चीजों को हमको याद नहीं करना है, क्योंकि ये एक अपने आप में चैलेंज होता है कि किस तरीके से हम करंट अफेयर्स को पढ़ के उसको यूज कर पा रहे हैं अपने आंसर्स में, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, ये NEIA स्कीम है, गवर्नमेंट ने अभी अप्रूव किया है फाइनेंशियल एड 2021-22 से 25-26 तक के लिए। NEIA जो आपका ट्रस्ट है उसके लिए, ठीक है ना। तो ये आपका गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, ग्रांट इन एड है ये आपका। अब देखिए यहाँ पर पॉलिटी वाला पार्ट देखेंगे आप तो 275 भी है, 282 भी है, जो राज्यों को अनुदान वगैरह की व्यवस्था की जाती है, उस तरीके से आप जो है वहां के प्रावधान को रिवाइज कर सकते हैं। अब ये एड जो है वो इन्फ्यूज करना है फंड को, कहां पर, NEIA ट्रस्ट को। क्यों? ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम क्या करें, जो आपका वो एक्सपोर्ट वगैरह कर रहे हैं तो उनको एक्सपोर्ट वाले क्षेत्र में जो भी हमारे यहाँ कार्यरत लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है हमारे यहाँ, उनको जो है वहां पर सहायता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड किया जा सके। तो जो NEIA है इसके बारे में हम जान लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये एक तरीके का ट्रस्ट है, स्टैब्लिश किया गया था। तो ये स्टैब्लिश किया गया था NEIA जो ट्रस्ट है 2006 में। क्यों किया गया होगा, तो संवर्धन के लिए, प्रोत्साहन के लिए, प्रमोट करने के लिए जो प्रोजेक्ट्स होते हैं एक्सपोर्ट से रिलेटेड फ्रॉम इंडिया दैट आर ऑफ स्ट्रैटेजिक एंड नेशनल इंपॉर्टेंस, यही कीवर्ड है इसका, जो रणनीतिक और राष्ट्रीय महत्व के संदर्भ से संदर्भित हो, वैसे जो एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए इसका स्टैब्लिशमेंट 2006 में ट्रस्ट के रूप में किया गया। अब ये जो आपका ट्रस्ट है वो प्रमोट करता है मीडियम ऑन लॉन्ग टर्म जो आपके प्रोजेक्ट हैं एक्सपोर्ट्स बाय एक्सटेंडिंग सपोर्ट टू कवर्ड इश्यूज बाय ECGC, है ना, फॉर्मली जिसको जाना जाता था एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बात वही है, ठीक है। टू MLT प्रोजेक्ट्स एक्सपोर्ट और टू एग्जिम बैंक, है ना, ये आप जो एक्सपोर्ट जो इंपोर्ट बैंक देखते हैं आप उसके बारे में बता रहे हैं कि एग्जिम बैंक फॉर बायर्स क्रेडिट टाइड टू प्रोजेक्ट्स एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। सीधी बात है, जो आपके एक्सपोर्टर्स हैं उनको जो है उनकी जो परियोजना है उनको वहां पर हेल्प करने के लिए ये जो है इसकी स्थापना की गई थी, है ना, कि फंडिंग वगैरह दिया जाए, किस तरीके से जो है इस क्षेत्र में लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को संलग्न किया जाए, ठीक है ना। तो यहां पर जो कैपिटल इन्फ्यूजन है NEIA में वो हेल्प करेगा आपका इंडियन प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर्स को टू टैप द ह्यूज पोटेंशियल ऑफ प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स इन फोकस मार्केट। तो ठीक बात है, हमारे यहाँ बहुत बड़ा मार्केट भी है, तो निर्धारित बाजार में जो परियोजना निर्यात की विशाल क्षमता है तो उसका दोहन किया जा सकेगा, है ना, ठीक है, और वहां से अर्निंग वगैरह की जा सकेगी। सपोर्ट करना है इसमें से आपके प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स को विथ इंडियन कंटेंट सोर्स्ड फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री विल इनहैंस द मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे हम उसी को तो एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं दोनों जो है आपका सेकेंडरी और टर्शरी दोनों जो है आपके यहां पर सेक्टर्स एक दूसरे से इन्वॉल्व होंगे और ओवरऑल हमारी इकोनॉमी में जो है ग्रोथ देखी जाएगी और वो आत्मनिर्भर भारत को भी कहीं ना कहीं से बूस्टअप मिलेगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, उद्देश्य की बात की जाए तो ये जो आपका नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट है ट्रस्ट जो है, इसका जो उद्देश्य है वो इंश्योर करना है, सुनिश्चित करना अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट रिस्क कवर फॉर प्रोजेक्ट। मतलब जो आपकी क्रेडिट जो साख उपलब्धता होती है उसमें किसी तरीके का जोखिम ना हो, तो उसको कवर करने के लिए प्रोजेक्ट्स एंड अदर हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स विच आर डिजायरेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आपके राष्ट्रीय हित से संदर्भित हो वैसे प्रोजेक्ट्स को भी ये आपके वहां से हेल्प करेंगे, बट विच ECGC इज अनेबल to underwrite due to capacity constraints or at terms which are different from its regular
पॉलिसीज। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर क्षमता की कमी के कारण ईसीजीसी जो है अंडरराइट करने में असमर्थ है या वैसा कोई कंडीशन है, तो उसकी नियमित नीतियों से वहां पर भिन्न तरीके से उसका जो है रेगुलेशन विनियमन किया जाएगा। अब यहां पर आप देखेंगे तो कुछ यहां पर की पॉइंट्स बताए गए, आप इसको चाहे तो देख सकते हैं। इसके बाद जो इसके परफॉर्मेंस की हाईलाइट्स है, जो एनईआईए है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये इनेबल करता है आपका क्रेडिट और पॉलिटिकल इंश्योरेंस को, बिल्कुल ठीक बात है, उसीलिए इसको बनाया भी गया था। जो आपकी मध्यम और दीर्घावधि, जो आपकी दीर्घावधि के लिए जो परियोजना होती है और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी 2006 में। बिल्कुल रिपीटेड पॉइंट है और ये उस तरीके के प्रोजेक्ट्स को जो है आपका हेल्प करता है जो आपका नेशनल इंटरेस्ट से भी आपका वहां से क्या हो रहा हो, मोबिलाइज हो रहा हो, है ना, उससे भी संदर्भित हो। तो ये जो है आपका सपोर्ट करता है प्रोजेक्ट्स को विच आर कमर्शियली वाइबल एंड आर स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट। दो वर्ड आए यहां पर, व्यवहार्य हो, वाइबल हो, किस तरीके से, वाणिज्यिक रूप से, ठीक है, धनार्जन से संदर्भित हो गया ये आपका, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी हमारी यहां से, और रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण हो, आईआर वाला भी आपका यहां पर पॉइंट आ गया। इसके बाद जो कॉर्पस का इसमें कमिटमेंट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 4000 करोड़ का था। मैक्सिमम लाइबिलिटी जो परमिसिबल थी इसमें 20 टाइम्स ऑफ एक्चुअल कॉर्पस थी। ये आपका टेक्निकल पॉइंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें कंट्रीब्यूशन जो रिसीव किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ओवर द ईयर्स अभी तक, जो 2021 जो है आपका मार्च 31 तक, तो वो 3091 करोड़ है। और सिंस इंसेप्शन, मतलब इसमें बताया जा रहा है कि एनईआईए जो है एक्सटेंड किया गया, 213 कवर्स हैं इसमें, विद अ कंसोलिडेटेड प्रोजेक्ट वैल्यू जो है 53,000 करोड़ है, 52 कंट्रीज में है एज ऑफ 31 अगस्त 2021। तो ये इसके बारे में डेटा है, थोड़ा सा देखने की जरूरत है, याद मत करिएगा सारी चीजों को। इसके बाद जो इसका इंपैक्ट होगा वो इनेबल करने में होगा जो प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है ना। और कहां पर जो है इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट देखा गया है, तो ये मोस्टली जो देखा गया अफ्रीका और साउथ एशिया में प्रोमिनेंटली देखा गया है कि कई सारी परियोजना निर्यात से संदर्भित जो है वहां पर उनको जो है वो सफलतापूर्वक वहां पर उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है ना। तो वहां पर कई सारी परियोजनाओं को संभव बनाने में ये सफल भी रहा है और इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यहां देखा गया अफ्रीका और साउथ एशिया में। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, ये इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 कैंपेन है। तो ये हेल्थ से रिलेटेड है, पेपर 2 में रख सकते हैं आप इसको। और इसका जो कंटेक्स्ट है कि अभी 2 राउंड आपके हो चुके हैं। IMI जो लिखा है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0, 15 दिनों का ड्यूरेशन जो था आपका वो फरवरी 2021 से मार्च 2021 के बीच में था, जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा जो है प्रेग्नेंट वुमेन और चिल्ड्रन जो मिस हो गए थे आपके वैक्सीनेशन से, रूटीन जो वैक्सीनेशन होता है इसके अंतर्गत, जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत, तो वहां पर जो है इसको लॉन्च किया गया था क्योंकि कोविड-19 के कारण वहां बहुत सारे लोग जो है इम्यूनाइजेशन से क्या हो गए थे, चूक गए थे। ठीक है, तो ये इसका कंटेक्स्ट हो गया। अब की पॉइंट देखना है इसमें, तो जो बताया जा रहा है कि ड्यूरिंग इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 इसमें 9.5 लाख चिल्ड्रन और 2.2 जो आपकी लाख, मतलब 2.2 लाख जो प्रेग्नेंट वुमेन्स थी उनको वहां पर वैक्सीनेशन किया गया। और ये बताया जा रहा है कि अक्रॉस 29 स्टेट्स और यूटीज में किया गया था। इसके स्कीम के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर कि भारत में जो टीकाकरण कार्यक्रम है वो 1978 में एज अ एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन जो है लॉन्च किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। 1985 में फिर ये आपका यूआईपी के रूप में अमेंडेड किया गया, संशोधित किया गया, जिसको यूनिवर्सल आपका इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी बोलते हैं। मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो 2014 में जो है इसको लॉन्च किया गया था, वहनीय और इसकी जो है एक्सेस, मतलब पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए हेल्थ केयर को टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, इसलिए जो है इसको लॉन्च किया गया 2014 में। ये आपका कीवर्ड है यहां पर। इसका जो उद्देश्य था इसमें इम्यूनाइजेशन करना, क्योंकि 2 तरीके से चीजों का इलाज किया जाता है। एक तो होता है प्रिवेंटिव, होने से पहले, जिसको हम बोलते हैं क्या कि टीकाकरण करा लिया। एक क्यूरेटिव कि भैया अब तबीयत खराब हो गई, अब हॉस्पिटल जाइए, अब इलाज कराइए। तो सबसे अच्छा जो मेजर माना जाता है वो प्रिवेंटिव माना जाता है, प्रोएक्टिव अप्रोच है आपकी ये। तो इसमें जो चिल्ड्रन थे जो 2 साल से कम के थे उनको यहाँ पर जो है उनका टीकाकरण करना इसका उद्देश्य था। उसके साथ साथ जो आपकी गर्भवती महिलाएं होती हैं अगेंस्ट 8 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज। तो वो कौन कौन सी डिसीज हैं जरा बताइएगा, मीजल्स वगैरह है क्या इसमें? सारी डिसीज के नाम आप कमेंट बॉक्स में बताया करिए और कमेंट जरूर किया करिए, क्योंकि 2 वे कम्युनिकेशन होता है, वही हमारे लिए भी मोटिवेशन होता है। हमारी पूरी टीम 24/7 आप लोगों के लिए लगी रहती है। और एक एक जो मैं क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, तो आप लोग लिख के नहीं दिखा रहे हैं, मतलब लिखेंगे तो मैं पर्सनली रिव्यू करूंगा और उससे मजा भी आएगा अपनी सीरीज को आगे कंटिन्यू करने में। ये डिसीज के बारे में यहां पर बताई दिया है इन्होंने कि डिप्थीरिया है, वूपिंग कफ है, टेटनस है,
जो आप पोलियोमाइलिटिस है, और ट्यूबरक्लोसिस है आपका, है ना, ट्यूबरक्लोसिस है आपका, टीबी है, मीजल्स है, मेनिंजाइटिस है आपका, दिमाग का बुखार है, हेपेटाइटिस बी है। मिशन इंद्रधनुष का जो एम है वो उसके द्वारा पहुंच को सुनिश्चित करना है। जो भी आपके ड्रॉप आउट हो गए थे या लेफ्ट आउट हो गए थे आपके चाइल्ड और प्रेग्नेंट वुमेन, है ना, उनको जो है वहां पर कवर करना है। कुल मिला के यूनिवर्सल कवरेज का मतलब है इसमें भी टीकाकरण से, ठीक है। तो ये कुछ यहां पर दिखाया जा रहा है और आप देख जाइएगा। यहाँ जो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष है 2.0, उसको लॉन्च किया गया था 31 अक्टूबर 2019 को, और उसमें इंश्योर किया गया था दैट नॉट अ सिंगल चाइल्ड इन द कंट्री मिसेस आउट ऑन वैक्सीनेशन, मतलब कि एक भी बच्चा जो है उससे वंचित ना रह जाए, ऐसा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उसको लॉन्च किया गया था। और इसका स्पेशल जो फोकस था वो किसमें था, इंप्रूव करने में, संवर्धन करने में कवरेज को, जो ऐसे एरियाज हैं जहां पर जो है टीकाकरण बहुत कम किया गया है या लो इम्यूनाइजेशन वाला आपका एरिया है। हेल्थ मिनिस्टर जी जो हमारे हैं हर्षवर्धन जी, उन्होंने लॉन्च किया इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0, जिनका फोकस था चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन्स को जो मिस हो गए थे आपके वैक्सीन डोज से कोविड-19 पैंडेमिक के कारण। इसके बाद जो आपका IMI 3.0 है, इसका एम ये भी था कि रीच करना है जो अनरीच्ड पॉपुलेशन थी, यूनिवर्सल जो आपका इम्यूनाइजेशन कवरेज है उसको बढ़ाना है विथ ऑल द अवेलेबल वैक्सीन अंडर द UIP एंड देयरबाय एक्सेलरेट द फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। तो पूरे आर्टिकल में गिन के आपके जो थे 2-4 ही कीवर्ड्स थे जिनको हमको अपने दिमाग में भी रखना है और अपने नोट्स में भी हम उसको एम्बेडेड कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट मतलब जो आर्टिकल है वो डैम सेफ्टी बिल है। ये काफी पुराना भी है आपका, डिजास्टर मैनेजमेंट पे भी पढ़ते हैं आप लोग, केस स्टडी वगैरह, कोयना डैम्स के थ्रू जो आपका अर्थक्वेक वगैरह आया था उसके बारे में पता होगा आप लोगों को, और उसी का कंटेक्स्ट है, पेपर 3 और 1 दोनों में रख सकते हैं आप इसको। डैम सेफ्टी बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है राज्यसभा में। कंडीशन जो है 2019 का जो डेटा अवेलेबल है, अब ये स्थिति के बारे में बताएंगे, जो नेशनल रजिस्टर है तो उसमें बताया गया है कि जो लार्ज डैम्स हैं देयर आर करेंटली 5745 लार्ज डैम्स इन इंडिया, और उसमें से 293 जो हैं आपके 100 ईयर से भी ज्यादा ओल्ड हैं, और बिसाइड्स 1041 डैम्स आर बिटवीन 15 टू 50 टू 100 ईयर्स ओल्ड, मतलब इतने पुराने जो हैं हमारे यहाँ बांध जो हैं वो उपस्थित हैं। तो उनकी सुरक्षा से संदर्भित तो आयाम अपनाने की जरूरत है ही, ठीक है। तो ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट और वो भी मैन मेड डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, जिसकी जो हानि है वो आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, राजनीतिक हर तरीके से होती है, ठीक है। तो इंडिया माइट रैंक 3rd इन द वर्ल्ड आफ्टर द US एंड चाइना, मतलब डैम के संदर्भ में बता रहे हैं, व्हेन इट कम्स टू हैविंग लार्ज डैम्स, बट द कंट्री हैज नॉट हैड डैम सेफ्टी लेजिस्लेशन फॉर ओवर 70 ईयर्स नाउ, 70 ईयर्स नाउ, मतलब 70 साल से अधिक वर्षों से जो है हम आजाद हो गए हैं। अमेरिका और चीन के बाद देखें तो दुनिया में तीसरा स्थान भी है हमारा, जहां पर बड़े बांध के संदर्भ में बात करें, लेकिन यहां पर अभी भी जो है डैम सेफ्टी से रिलेटेड कोई भी स्पेसिफिक आपका रेगुलेशन नहीं है। तो जो सेंट्रल वाटर कमीशन है आपका CWC, उसके द्वारा ये बताया जा रहा है उसके अनुसार कि जो एजिंग ऑफ डैम एसेट्स है warrant serious concern on their safety aspect in the terms of meeting prevalent norms, मतलब प्रचलित मानदंडों को पूरा करने के संदर्भ में जो सुरक्षा संबंधी आपके आयाम है वो गंभीर चिंता का विषय है, ऑलरेडी जो है चेता चुका है जो आपका वो सेंट्रल वाटर कमीशन है, ठीक है। एजिंग जो पुराने डैम से मे ऑल्सो सर्व एज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर पीपल लिविंग इन द एरियाज नियर बाय, बिल्कुल ठीक बात है, वहां पे जो निवासरत लोग हैं उनकी तो जिंदगी जो है वो कैसी है, वो मतलब आशंका में है, उनको जो है उससे दुर्घटना हो सकती है वहां पर, तो इस तरीके की चीजों को एड्रेस कर रहा है वो। इट वाज टू एड्रेस दीज इश्यूज दैट द गवर्नमेंट डिसाइडेड वे बैक इन 1987 टू ड्राफ्ट इंडियाज फर्स्ट डैम सेफ्टी लॉ। तो सबसे पहले 1987 में एक बार लॉ को ड्राफ्ट किया गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया है, और अभी 34 ईयर्स से भी अभी इसके बारे में कोई लेजिस्लेशन नहीं आ पाया। इट हैज गॉन थ्रू सेवरल बैक एंड फोर्थ सिंस देन, कई बार लाया गया फिर स्टक हो गया बिल। इसको इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में फर्स्ट टाइम अगस्त 2010 में, उसके बाद वो विड्रॉ हो गया आपका, क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारे चेंजेस जो थे वो रिकमेंड किए गए थे स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा, ठीक है ना। तो कमेटीज कितने तरीके की होती हैं ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग, और संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्री कमिटीज जो होती हैं वो संसदीय शासन प्रणाली के संदर्भ में कितनी महत्वपूर्ण है या उनका औचित्य जो है वो स्पष्ट करिए, इसको मेंस के आंसर के रूप में आज लिख के आप कमेंट बॉक्स में दिखाइएगा, ठीक है ना। तो और कितने टाइप की होती है, एक वो भी सिंपल क्वेश्चन की जैसे एडहॉक होती है आपकी, है ना, और आपकी स्टैंडिंग कमेटी हो गई, परमानेंट कमेटी हो गई, एक एडहॉक हो गई, तो किस तरीके की कमेटीज, और सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी हमारे यहाँ कौन सी है जो आपकी किससे रिलेटेड है, पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड है, और उसकी क्या भूमिका है आपकी पब्लिक फंड के सुपरविजन में, ये भी एक क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। तो वहां पर बहुत सारे जो है चेंजेस, स्थायी समिति ने कई बदलाव जो है
वो उसमें बताया और पेश किया गया था बिल, लेकिन उसे भी वापस ले लिया गया था। इसके बाद मॉडिफाइड बिल जो है वो फिर से इंट्रोड्यूस किया गया और लैप्स हो गया आपका आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द 15th लोकसभा। ठीक है, तो द बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड अफ्रेश इन द लोअर हाउस अगेन इन 2019। अब देखिए बिल कब कब लैप्स हो जाता है ना। अगर लोकसभा से पास हो गया है, राज्यसभा से नहीं हुआ है, लोकसभा अगर वहां पर जो है सरकार का अगर टेन्योर पूरा हो जाता है या सरकार गिर जाती है, तो क्या वो बिल जो है आपका लैप्स हो जाएगा या बचा रहेगा बिल, है ना। इसी तरीके से राज्यसभा के संदर्भ में, तो ये आपका प्रीलिम्स का पार्ट हो गया। अब तुरंत इसको रिवाइज करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। ठीक है, तो ये बताइएगा कौन कौन सी कंडीशन है इसमें, है ना, कमेंट बॉक्स में। यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन फ्रेम किया उसमें प्रीलिम्स में। व्हाई इज डैम सेफ्टी लॉ नीडेड? तो सीधी बात है कि इतनी सारी समस्याएं हैं, इतने बड़े बड़े बांध हैं हमारे यहाँ, इतने पुराने हैं, तो हमारे यहाँ रेगुलेशन की आवश्यकता है ना। तो ये विधेयक को जो है पेश करते हुए जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उन्होंने कहा था कि आजादी के बाद से भारत में अभी तक लोग लगभग जो है 40 डैम ऑलरेडी टूट चुके हैं। तो उसमें से जो सबसे वर्स्ट डिजास्टर्स अगर कोई केस की बात करें तो वो आपका गुजरात में हुआ था 1979 में, जब मच्चू डैम जो था कोलैप्स हो गया था, रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ थाउजेंड ऑफ लाइफ। तो मतलब हजारों लोगों की वहां पर मृत्यु भी हुई थी। फॉलोइंग द डिजास्टर जो है सेवरल स्टेट्स एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स दैट ओन डैम्स इन द कंट्री सेटअप देयर ओन डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस। तो कई सारी जो हमारे यहाँ पीएसयूज हैं उन्होंने अपना खुद का जो है सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन डैम से रिलेटेड बना रखा है, एंड हैव टेकन अप मेजर्स फॉर एंश्योरिंग डैम सेफ्टी इन देयर रिस्पेक्टिव ज्यूरिसडिक्शन। तो उन्होंने अपने ही संबंधित अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत बांध सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उपाय भी किए हैं, जो कि आवश्यक है। यहाँ पर 18 स्टेट्स और 5 डैम ओनिंग ऑर्गेनाइजेशंस की बात बताई जा रही है, जो जिसमें नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन है, एनएचपीसी जिसको बोलते हैं, भाखरा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है ना। और ये नदी बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में आप लोग जानते होंगे, है ना। तो उसी के संदर्भ में आपका ये है, आपका जैसे टीएनसी वैली थी वैसी आपकी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम है, हैव क्रिएटेड देयर ओन डीएसओस। तो उसके बारे में बताया जा रहा है, याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो आपका एब्सेंट है या जो नहीं उपस्थित है आपका कोई भी केंद्रीय कानून, तो जो सेफ्टी रेगुलेशंस हैं वो वैरी कर जाते हैं, अलग अलग हैं आपके राज्यों के संदर्भ में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रावधान है। तो उससे जो बांध सुरक्षा के जो आपके आयाम है उसमें एक रूपता नहीं आती है। व्हाट विल द डैम सेफ्टी बिल डू? तो करेगा क्या? तो सीधी बात है, सेफ्टी को इंश्योर करेगा। तो हमारे यहाँ डिजास्टर जो भी आने वाला है उसको मिटिगेट कर सकते हैं हम। तो उससे जो है ओवरऑल हमारे पूरे राष्ट्र को वैयक्तिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राज्य स्तर पर, है ना, सब स्तरों पर हमको लाभ होना है, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, है ना, सांस्कृतिक भी जो है डिजास्टर के कारण जो है नकारात्मकता आती है, क्योंकि अपनी जगह से वो लोग दूर हो जाते हैं, है ना। वो भी एक जो है न्यूरोलॉजिकल साइकोलॉजिकल पॉइंट बहुत जबरदस्त है आपका, जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट को लिख रहे होते हैं मेंस के आंसर राइटिंग में या एसए में। ये बिल जो है प्रोवाइड करता है सर्विलियंस, है ना, इंस्पेक्शन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस किसका? स्पेसिफाइड डैम का, फॉर प्रिवेंशन ऑफ डैम फेल्योर रिलेटेड डिजास्टर, एंड ऑल्सो मेक प्रोविजन फॉर इंस्टीट्यूशनल, मतलब संस्थागत जो है आपका मैकेनिज्म बनाएगा ताकि वो इंश्योर कर सके भैया सेफ्टी मेजर्स को, सेफ फंक्शनिंग को वहां पर जो है सुरक्षित जो है प्रकार्यात्मक अवस्था को वहां पर इंश्योर किया जा सकेगा। बिल्कुल ठीक है। देयर विल बी 4 लेयर्स ऑफ मॉनिटरिंग इसमें, और 2 जो है वो आपका सेंट्रल लेवल में, 2 जो है आपका स्टेट लेवल में, इंश्योर करने के लिए डैम सेफ्टी को। इसमें जो नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी को सेटअप किया जाएगा केंद्रीय स्तर पर, जिसके जो चेयरमैन होंगे वो आपके, जिसको चेयर करेंगे कौन? तो सीडब्ल्यूसी के जो आपके चेयरमैन होंगे, और उसमें 10 और रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे केंद्रीय सरकार के, जो कि आपकी इस रैंक से नीचे नहीं हो सकते। किस रैंक से? तो ज्वाइंट सेक्रेटरी से नीचे के रैंक के लोग नहीं होंगे, उनको नॉमिनेट किया जाएगा सेंटर के द्वारा, और 7 रिप्रेजेंटेटिव इसमें स्टेट गवर्नमेंट के भी होंगे। नेशनल डैम सेफ्टी जो अथॉरिटी है शैल ऑल्सो भी स्टैब्लिश्ड, उसको भी स्टैब्लिश किया जाएगा 60 दिनों के पीरियड के अंतर्गत, जो इंप्लीमेंट करेगी पॉलिसीज को, गाइडलाइंस को, और जो मानक स्टैंडर्ड्स होंगे, है ना, इसके अंतर्गत इवॉल्व बाय एनसीडीएस। और कोई भी डिसीजन जो लिया जाएगा एनडीएसए के द्वारा उसके ऊपर वो बाइंडिंग होगा अपॉन ऑल द पार्टीज। ठीक है, एनडीएसए द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय जो होगा उसके जितने भी आपके पक्ष हैं सभी पक्षों के लिए बाइंडिंग होगा, बाध्यकारी होगा, है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पर बताया जा रहा है कि अगर इस विधेयक से संदर्भित कोई नियम है और अगर उसका
वायलेशन किसी के द्वारा किया जाता है तो उसको उसके लिए स्ट्रिंजेंट पेनाल्टी की भी व्यवस्था किया गया है, ठीक है ना। तो कड़े दंडों का भी प्रावधान किया गया है। अगर कोई भी जो व्यक्ति है अगर वो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन लाता है किसी ऑफिसर और एम्प्लॉय को सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के, या कोई पर्सन जो ऑथोराइज किया गया है नेशनल कमेटी और अथॉरिटी के द्वारा, या फिर आपका स्टेट कमेटी और द एसडीएसओ के द्वारा, इन डिस्चार्ज ऑफ functions under this act or refuse to comply with any direction given by them shall face a maximum of 2 years jail or a fine or both। तो ये देखना है हमको कि अगर किसी भी तरीके के उसके क्रियान्वयन में कोई बाधा डालता है, कोई इसके नियमों से संदर्भित उल्लंघन करता है, तो उसके लिए कड़े दंड का प्रावधान है और इसमें अधिकतम जो है 2 साल की जेल या जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। ये जानने की आवश्यकता है हमको। नीचे वाली 2 लाइन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बस। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है ये आपका जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है। कंसेंट ऑफ स्टेट्स फॉर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं तो सीधी बात है कि अगर इस जो सीबीआई है इसका एस्टैब्लिशमेंट किसके अंतर्गत हुआ है, तो जो आपका दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है आपका, तो उससे संदर्भित है 1946 से। तो किसी भी राज्य में अगर कोई कार्यवाही करनी है तो इनको संदर्भित राज्य से पहले कंसेंट लेनी पड़ती है और वो एक बहुत बड़ा लूप होल के रूप में देखा जाता है। और अगर वो उस राज्य ने उसको सहमति नहीं दी सीबीआई को तो उसके जो आम पुलिस वाले अधिकार हैं वो अपने आप स्वतः समाप्त हो जाते हैं, ऐसा समझिएगा। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने रेफर किया है केस में इन विच द सीबीआई हैड फाइल्ड एन एफिडेविट ऑन द विड्रॉवल ऑफ जनरल कंसेंट टू द सीबीआई बाय सेवरल स्टेट्स फॉर कंसीडरेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। तो मुख्य न्यायाधीश के विचार के लिए जो है ये एफिडेविट जो है दायर किया गया था। अब 8 स्टेट्स की बात बताई जा रही है, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, केरला, पंजाब, झारखंड, मिजोरम, राजस्थान और छत्तीसगढ़। उन्होंने विड्रॉ किया कंसेंट टू द सीबीआई फॉर लॉन्चिंग इन्वेस्टिगेशन इन देयर टेरिटरी। अब 8 राज्यों ने अपनी आम सहमति देने के लिए मना कर दिया, लीडिंग द बेंच टू पॉइंट आउट दैट द सिचुएशन इज नॉट अ डिजायरेबल पोजीशन। तो जिसके प्रत्युत्तर जो बेंच है उसने कहा कि ये स्थिति जो है वांछनीय स्थिति नहीं है, ये तो कॉपरेशन ही नहीं किया जा रहा है, फिर कहाँ का कॉपरेटिव फेडरलिज्म है ना। जब हमारे यहाँ लॉ को ही जो है विधि के द्वारा जो कानून का शासन है वो हमारा क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, रूल ऑफ लॉ। अगर उसी को हम गाइड नहीं करेंगे, अगर उसी को हम जो है मूर्त रूप में उसका क्रियान्वयन नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ किस तरीके से डेमोक्रेटिक सिस्टम चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल कंसेंट के बारे में बताया जा रहा है कि जो एनआईए है उसको गवर्न किया जाता है एनआईए एक्ट 2008 के द्वारा। तो उसका ज्यूरिसडिक्शन, उसका क्षेत्राधिकार पूरे भारत में है। एनआईए की बात करें, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की। लेकिन जो सीबीआई है उसको गवर्न किया जाता है, अभिशासित किया जाता है उसको किसके द्वारा, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 का, जो मैंने पहले बताया। और इसमें यह आवश्यक बनाया गया है कि अगर कोई भी राज्य के अंदर जाके आपको कार्यवाही करनी है तो संदर्भित राज्य की सरकार से जो है आपको कंसेंट लेना पड़ेगा उस इन्वेस्टिगेशन को शुरू करने के पहले ही। अगर कंसेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट नहीं देगी तो उसकी नॉर्मल पुलिस के भी जो आपके अधिकार होते हैं, राइट्स, वो भी वहां पर क्या हो जाते हैं, नल एंड वॉइड हो जाते हैं। तो राज्य सरकार की सहमति या तो केस विशिष्ट हो सकती है या सामान्य भी हो सकती है। जनरल कंसेंट जो है नॉर्मली गिवन बाय स्टेट्स टू हेल्प द सीबीआई इन सीमलेस इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस ऑफ करप्शन अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इन देयर स्टेट। सीधी सी बात है कि जो आपके केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संदर्भित केस है तो उसमें किसी भी तरीके के हर्डल के बिना निर्बाध जांच के लिए सीबीआई की मदद करने के लिए ये सामान्य सहमति राज्यों के द्वारा दी जाती है। ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स हैव ट्रेडिशनली गिवन सच कंसेंट, मतलब परंपरागत रूप में वहां पर कंसेंट दिया जाता था। और इन द एब्सेंस ऑफ विच द सीबीआई वुड हैव टू अप्लाई टू द स्टेट गवर्नमेंट इन एवरी केस एंड बिफोर टेकिंग इवन ए स्मॉल एक्शन। तो ये राज्य सरकार को आवेदन करना ही होगा सीबीआई को हर मामले में अगर वहां पर उनको अपनी कार्यवाही करनी है तो। व्हाट डज द विड्रॉवल ऑफ जनरल कंसेंट मीन, तो इसका मतलब यही है, सीधी सी बात है कि इसके बिना सीबीआई राज्य सरकार की कंसेंट के बिना केंद्र सरकार के अधिकारियों या राज्य में कोई भी अगर इंडिविजुअल व्यक्ति भी है, निजी व्यक्ति भी, तो उनसे जुड़ा कोई भी नया मामला दर्ज नहीं कर पाएगी, मतलब किसी भी तरीके की कार्यवाही नहीं कर पाएगी। तो सीबीआई ऑफिसर जो है वो अपनी पावर्स को लूज कर जाते हैं वहां पर, है ना, एज अ जो भी पुलिस ऑफिसर के रूप में उनको पावर्स प्राप्त होती है ना, एज सून एज दे इंटर द स्टेट अनलेस द स्टेट गवर्नमेंट हैज अलाउड देम। तो जब तक उसको अलाउ नहीं करेगी स्टेट गवर्नमेंट तो फिर नॉर्मल पीपल बन जाएंगे। और एक फॉर्मर सीबीआई ऑफिसर उन्होंने ये बोला भी था, हु हैज हैंडल्ड पॉलिसी ड्यूरिंग हिज टाइम इन द एजेंसी सेड। तो उन्होंने ऐसा बोला भी था, है ना। किसने बोला था, तो उनके ही अपने एक अधिकारी, सीबीआई अधिकारी, तो उन्होंने बोला था कि एक आम पुलिस अधिकारों की जो मतलब एक आम पुलिस कोई भी ऑफिसर है तो उसके जो अधिकार है वो भी जो है सारे समाप्त हो जाते हैं अगर राज्य सरकार उनको अनुमति नहीं देती है तो।
ठीक है। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इसका हेडक्वार्टर सीबीआई का नई दिल्ली में है और एनुअल बजट ये कोई आवश्यक नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। फाउंडेड है आपका 1 अप्रैल 1963। बताइएगा किसी कमेटी से रिलेटेड है क्या? संथानम कमेटी किससे रिलेटेड है बताइएगा जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में, और कब उसकी रिकमेंडेशन आई थी। ज्यूरिसडिक्शन ऑल ओवर इंडिया है इसका भी, लेकिन राज्यों से कंसेंट लेना पड़ता है, एनआईए से डिफरेंट है ये आपका। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये मतलब आर्टिकल है कृषि उड़ान 2.0 है और ये एग्रीकल्चर का पार्ट है आपका, पेपर 3rd में रख सकते हैं आप लोग। और अभी तक जो कंटेक्स्ट बताया जा रहा है कि इसके लिए कोई फंडिंग वगैरह नहीं हुई है, तो लोकसभा में जो एक प्रश्न है उसके लिखित उत्तर में इसकी बात की गई है। ये जानकारी नागरिक उड्डयन जो मंत्रालय में जो राज्य मंत्री हैं जनरल डॉक्टर वीके सिंह जो है आपके, जो रिटायर्ड हैं आपके आर्मी से, तो वो बता रहे हैं ऐसा, ठीक है, कि अभी तक फंडिंग नहीं हुई। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसने क्या बोला, हमारे लिए मेन स्कीम के बारे में जानना जरूरी है और ये रेपिटेशन भी होगा, हमने पहले भी पढ़ा है इसको। तो किसान उड़ान, जो किसान उड़ान स्कीम है, उड़ान जो है आपका ये तो आपको पता है एयर कनेक्टिविटी के लिए उड़े देश का आम नागरिक, उसी तरीके से कृषि उड़ान है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के लिए है जो उनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, दैट्स इट। अब यहाँ पर लॉन्च किया गया इसको अगस्त 2020 में ऑन इंटरनेशनल एंड नेशनल रूट्स टू असिस्ट फार्मर्स इन ट्रांसपोर्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स सो दैट इट इंप्रूव्स देयर वैल्यू रियलाइजेशन। तो सीधी बात है कि अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्गों पर ये शुरू की गई थी ताकि जो उनको उनके प्रोडक्ट्स का मूल्य मिल रहा है उनकी मूल्य प्राप्ति में इंप्रूवमेंट हो सके, तो उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़े। कृषि उड़ान जो 2.0 है उसका जो प्राथमिक उद्देश्य है जो वो फोकस करती है वो ट्रांसपोर्ट करने में पेरिशेबल फूड लाइक आपका जैसे दूध या दूध से बनी आपकी सामग्री है, तो ये जैसे फ्रूट्स वगैरह तो जल्दी खराब हो जाने वाले है ना, तो ये पूरा का पूरा जो मार्केट के अंतर्गत जो फार्म टू लैंड है ना, मतलब फार्म से लैब से आपका मार्केट, तो पूरा जो है सप्लाई चेन का पार्ट है जिसमें कोल्ड स्टोरेज वगैरह सब आता है। तो उसमें पेरिशेबल फूड प्रोडक्ट्स जो हैं जो खराब हो जाते हैं तो उनको किस तरीके से परिवहन के द्वारा जो है स्थापित जगह तक पहुंचाया जाए और उनको उचित मूल्य दिलवाया जाए, किनको? जो हमारे कौन है? फार्मर्स है। तो ये जो पेरिशेबल फूड प्रोडक्ट्स हैं फ्रॉम द हिली एरियाज, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड ट्राइबल एरियाज, तो यहाँ फोकस में है आपका कौन सा? जो पहाड़ी क्षेत्र है, हमारा उत्तर पूर्व का इलाका है और जो आपके जनजातीय क्षेत्र है उनसे संदर्भित है ये आपका, ठीक है, ये कीवर्ड है। ये स्कीम का जो आपका एम है, तो क्या एम होगा? इंश्योर करना, सुनिश्चित करना सीमलेस, कॉस्ट इफेक्टिव, टाइम बाउंड एयर ट्रांसपोर्टेशन। किससे रिलेटेड है? एयर ट्रांसपोर्टेशन। एंड उससे संदर्भित जो लॉजिस्टिक्स है आपका, जिसे माल वाहक बोलते हैं आप, फॉर ऑल एग्री प्रोड्यूस और ओरिजिनेटिंग स्पेशली फ्रॉम कहां से? नॉर्थ ईस्ट से, हिली रीजन से और ट्राइबल रीजन से कंट्री के। इसका ऑब्जेक्टिव ये भी है, उद्देश्य ये भी है कि हमको संवर्धन करना है, इंक्रीज करना है शेयर ऑफ एयर इन द मॉडल मिक्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्री प्रोड्यूस। तो सीधी बात है कि एयर कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं आपके, जिसमें आपके इंक्लूडेड है हॉर्टिकल्चर भी। नॉर्थ ईस्ट का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है हॉर्टिकल्चर में और हमारे यहाँ इस बार जो है हॉर्टिकल्चर का बहुत बड़ा स्टेक भी है आपका एक्सपोर्ट में, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर है, फिशरी है, लाइफ स्टॉक है आपका, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स है आपके, जो भी आपके प्रसंस्कृत जो भी आपके उत्पाद होते हैं। टू अचीव बेटर कन्वर्जेंस की बात है वेरियस कंपोनेंट्स में, कैटरिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल एंड रिजिलियंट एग्री प्रोड्यूस वैल्यू चेन अक्रॉस वेरियस स्कीम्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड देयर एसोसिएटेड एजेंसीज एज वेल एज द रिसोर्स कमिटेड by the private sector to improve supply chain competitiveness by। तो देखिए सीधी बात यह है कि पूरा का पूरा जो कृषि उत्पाद मूल्य श्रृंखला है, जो मैंने सप्लाई चेन बोला, तो वहां पर जो है पूरी आपूर्ति श्रृंखला को जो है वहां पर सुधार करना, जो बहुत सारी योजनाएं हैं उनमें समरूपता लाना और इस तरीके से जो है ट्रांसपोर्ट करके प्रोडक्ट्स को वहां तक ले जाना, तो वहां पर कॉम्पिटिटिवनेस भी जो है वो बढ़ेगी और वहां पर जो है निजी क्षेत्र को भी हम इंक्लूड करेंगे, जिससे टिकाऊ और जो लचीली कृषि उत्पाद मूल्य श्रृंखला है उसके विकास को सुनिश्चित कर पाएंगे। इसके बाद इसमें प्रोवाइड किया जाएगा एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा बिटवीन ओरिजिन डेस्टिनेशन एयरपोर्ट्स। इसमें जो उद्देश्य है एट ब्रिंगिंग इन इंप्रूव्ड लॉजिस्टिक्स इफिशियंसी, तो इसमें जो है आपका बेहतर जो दक्षता को सुनिश्चित किया जाएगा, ठीक है ना। और इसमें जो है अधिक से अधिक जो है हवाई जो संपर्क है उसको क्या करना है, जहां से कोई प्रोड्यूस को ले जाना है और जहां पर पहुंचाना है, मतलब जो आपका ओरिजिन है और डेस्टिनेशन, उन एयरपोर्ट्स को जो है वहां पर सुधार करना है, लॉजिस्टिक्स की जो उनकी इफिकेसी है, जो इफिशियंसी है उसमें, किसके द्वारा? जो ज्यादा से ज्यादा एयर कनेक्टिविटी को क्या करना है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में सुनिश्चित करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखा गया है कि इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर
और परफॉर्मेंस इन प्रोसेसिंग ऑफ एयर कार्गो बाय ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग, इसमें एग्री प्रोड्यूस है, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स एट एयरपोर्ट्स एंड ऑफ एयरपोर्ट फैसिलिटीज। तो मतलब एयरपोर्ट और ऑफ एयरपोर्ट फैसिलिटीज, सारी फैसिलिटीज को यहां पर जो है वो क्या किया जाएगा, बुनियादी ढांचे के रूप में यहां पर उसको डेवलप किया जाएगा बाय रेगुलेटरी पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंटल एजेंसीज। ठीक है, तो इसमें आपकी जो नियामक संस्थाएं हैं, जो आपकी सरकारी एजेंसियां हैं, उनको भी जो है इसमें उनके प्रदर्शन को भी सुधार करना है। और ओवरऑल यहां पर बुनियादी ढांचे की बात किया जा रहा है, जो एयर कार्गो के प्रसंस्करण से संदर्भित जो आपके बुनियादी ढांचे, उसमें भी सुधार करना है। इसमें सारे स्टेक होल्डर्स को ये साथ में लेकर चल रहे हैं, तो समग्रता से जो है इस क्षेत्र में विकास की बात कर रहे हैं। इसके बाद इंपार्टिंग स्पेशल फोकस टू एयर फ्रेट ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल प्रोड्यूस ऑफ एनईआर ट्राइबल एंड हिली डिस्ट्रिक्ट। तो सीधी बात है, जो आपका जनजातीय पहाड़ी जिले हैं वहां पर जो जैविक उत्पाद है, जैसे सिक्किम वगैरह देखिए, अब जो है आपका जैविक और प्राकृतिक उत्पाद है, तो उसका जो है एयर कनेक्टिविटी, एयर ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा जो है उसको वहां से पहुंचाया जाना डेस्टिनेशन तक, इस पर भी वहां पर फोकस किया जाएगा। इसमें अचीव भी करना है हमको बेटर और टाइमली मैपिंग ऑफ एग्री प्रोड्यूस प्रोडक्शन सप्लाई सेंटर्स, है ना, उनकी मैपिंग की बात की जा रही है। सप्लाई सेंटर्स विथ डोमेस्टिक डिमांड क्लस्टर्स एंड इंटरनेशनल मार्केट्स इन सिंक विद द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। तो सीधी बात है कि जो कृषि उत्पाद है, ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पैदावार है, तो उसके अनुसार कहां पर उसकी मांग है, तो घरेलू मांग समूह जो है और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी जहां पर उसकी मांग है, और है ना, तो उसको जो है स्ट्रैटेजिकली वहां पर मार्केटिंग करके, वैसी पॉलिसीज को जो है फॉर्मुलेट करके जो है उसके आधार पर मैपिंग करना और फिर वहां पर फोकस करना। इसके बाद जो प्रमोट करना है यहाँ पर अडॉप्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल क्वारंटाइन एंड अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स इन द एक्सपोर्ट सप्लाई चेन्स एंड टू एंड। तो एंड टू एंड निर्यात आपूर्ति श्रृंखला में जैसे पौधे हैं, पशु संगरोध है, अन्य नियामक जो आवश्यकताएं हैं, उनको भी अपनाकर जो है इसको और भी ज्यादा उन्नत बनाना। इसके बाद इसमें इनेबल करना है पेपरलेस हो सारी कार्यवाही और कॉन्टैक्टलेस इंटरफेस हो, इसमें जो आपका वहां पर एक दूसरे से इंटरेक्शन हो रहा है विथ ऑल स्टेक होल्डर्स थ्रू डिजिटाइजेशन। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे और डिजिटलाइजेशन वाया इंटीग्रेशन विथ एग्जिस्टिंग ई प्लेटफॉर्म्स एंड देयर क्रिएशन एज रिक्वायर्ड। तो सीधी बात है, यहां पर डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा इन सब चीजों को मूर्त रूप दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप अपने पास रख सकते हैं। इसमें से कीवर्ड्स को आप जो आपके मतलब 5-6 पॉइंट से ज्यादा के आपके किसी भी टॉपिक में नोट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि साल भर में उसमें ऐड करते करते फिर बहुत बड़ा हो जाता है वो। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर टॉपिक है, ग्लोबल गेटवे प्लान है, ईयू का है, यूरोपियन यूनियन का है। उन्होंने ये प्लान जो है अनाउंस किया है यूरोपियन कमीशन ने अभी। तो ये एक तरीके से जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसका काउंटर मान सकते हैं। आईआर में ऐसा होता है, इसी को बैलेंस ऑफ पावर बोलते हैं। तो जो यूरोपियन कमीशन है उसने अनाउंस किया ये प्लान और इसको ग्लोबल गेटवे बोला है, जिसमें मोबिलाइज किया जाएगा 300 बिलियन यूरो को 2027 तक पब्लिक और प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के द्वारा अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो जो सार्वजनिक और निजी बुनियादी ढांचे के लिए निवेश है उसके संदर्भ में जो है 300 बिलियन यूरो जुटाने के उद्देश्य से लाई गई ये आपकी योजना है। ठीक है, तो अब इसमें जो की पॉइंट है वो क्या है, तो ये जो प्लान है इसमें चाइना को मेंशन नहीं किया गया है। तो इसको एक तरीके से चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, स्ट्रैटेजी जो लिखा हुआ है आपका OBOR है, वो आपका वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव बाद में बोला जाने लगा इसको BRI। तो उसी का रिस्पॉन्स अनुक्रिया माना जा रहा है ना, यूरोपियन संघ के द्वारा, सॉरी तो उसी का रिस्पॉन्स माना जा रहा है, अनुक्रिया माना जा रहा है। अब ये EU ग्लोबल गेटवे क्या है, तो ये डॉक्यूमेंट जो है आउटलाइन किया गया इस प्लान का, जिसमें बोला गया कि इसका जो उद्देश्य है वो सिर्फ इतना है कि दोहन करना है फंड का 2021 से 27 के बीच में बाय ज्वाइनिंग द रिसोर्सेज ऑफ द EU, और जो आपके रिसोर्सेज है EU के, जो उसके मेंबर स्टेट्स हैं, यूरोपियन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और नेशनल डेवलपमेंट जो आपके फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है, तो इनके द्वारा मिलकर जो है यहाँ पर फंड को क्या करना है, जो है जुटाना है उचित फंड को। अब यहाँ पर मैप दिखाया जा रहा है, मैप तो डेली देखना ही चाहिए आपको, EU के बारे में दिखा रहा है, ठीक है, देख जाइएगा आप लोग। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो अब यहाँ पॉइंट बताया जा रहा है कि ग्लोबल गेटवे विल रिक्वायर बाय INS जो लिखा है इंस फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड द प्राइवेट सेक्टर एज वेल। तो इसमें जो है वो अंतरराष्ट्रीय संस्थान और निजी क्षेत्र से भी जो है वहां पर खरीदारी की आवश्यकता होगी, नॉर्मल से चीज है। G7 कंट्रीज ने डेवलप किया है ये प्लान आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी G20 जो आपकी संस्था है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्थिक जो है विश्व के संदर्भ में संस्था है, जो महत्वपूर्ण आर्थिकी से संदर्भित डिसीजन भी लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है डेवलप किया इन्होंने प्लान, जो समिट हुआ था आपका इसी वर्ष कॉर्नवेल में
टू प्रोवाइड कंट्रीज विथ एन अल्टरनेटिव टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इस कमीशन ने एक्नॉलेज किया है ट्रांस अटलांटिक रूट्स को इस प्लान में, उनकी वेबसाइट में जो है उन्होंने हाईलाइट भी किया है। Initiatives such as the Build Back Better World and Global Gateway will mutually reinforce each other। तो इन्होंने बोला है कि जो ग्लोबल गेटवे और जो पहल है आपकी बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड है, तो वो जो है एक दूसरे को क्या करेंगी, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है और परस्पर जो है एक दूसरे को सुदृढ़ भी करेंगी। ये ग्लोबल गेटवे जो है ऑल्सो होप्स टू स्प्रेड यूरोपियन टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टाइज आउट इन द डेवलपिंग कंट्रीज। तो उन्होंने ये भी बोला कि हम प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता को विकासशील देशों में भी फैलाने जा रहे हैं इसके द्वारा। तो इसके बाद जो चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव, इसके बारे में बताया जा रहा है, तो 2013 में लॉन्च किया गया था, है ना। जो सिल्क रोड जो आप लोग देखते थे, ये पुराना एंशियंट टाइम से है। तो ये दरअसल मार्केट की नए मार्केट की खोज के लिए जो है चाइना ऐसा करता रहता है और उसका एम जो है वो वही है 2049 तक वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक पे आने में। जब से चाइना आजाद हुआ है सिर्फ उसी लाइन पे चल रहा है वो, ठीक है। उसकी हिस्ट्री का भी टाइम मिले तो पढ़िएगा आप। तो लॉन्च किया गया ये 2013 में और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है आपका उसके रूप में एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है। किसका? चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के द्वारा इसको परिकल्पित किया गया था और ये वैश्विक निवेश रणनीति के रूप में जाना जाता है। ऑफिशियल जो लिटरेचर है उसमें जो स्ट्रैटेजी है उसमें जो लक्षित किया गया है वो किया गया है कनेक्ट करना है चाइना को बेटर विद द वर्ल्ड एंड एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका इन पर्टिकुलर। तो एशिया, यूरोप और अफ्रीका से जोड़ना है। जिनजियांग प्रांत आप देखेंगे, है ना, चाइना से, तो वहां से आप देखेंगे तो वहां पर एक जनजाति भी है, उइगुर जनजाति है और वो बहुत ज्यादा उपद्रवी है। तो वो आपका थोड़ा सा अशांत क्षेत्र है चाइना का, तो वहीं से वो स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि जो आपका वेस्ट एशिया वाला KKTTU वाला पार्ट है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, तो यहाँ तक जो है पहुंच, फिर इसके द्वारा फिर सीधा यूरोप होते हुए लास्ट में आपको USA दिखेगा उसके टारगेट में, ठीक है। तो आप देखेंगे ध्यान से तो आपको दिख जाएगा, मैप में जरूर देखा करिए इन चीजों को और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद 2020 में बीजिंग ने इन्वेस्ट भी किया लगभग $140 बिलियन वर्ल्ड वाइड विथ मोर देन $20 बिलियन, जो $20 बिलियन है ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट अकरिंग जस्ट लास्ट ईयर अलोन। लेकिन सिर्फ पिछले साल जो है इतना निवेश किया उसने, जबकि अभी आप देख रहे हैं कि जो पूरे का पूरा इकोनॉमिक क्रंच है आपका कोविड के दौरान, तो भी वो लगातार वहां इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। और उसकी जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी है, उसको मार्केट की जरूरत है ही, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है ये रिलेटेड है आपका MCQ से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो पहला हमारा क्वेश्चन है ये नागालैंड स्टेटहुड डे से रिलेटेड है, बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि अभी नागालैंड ने सेलिब्रेट किया है 65th स्टेटहुड डे ऑन December 1st 2021। तो बिल्कुल गलत है क्योंकि ये 1962 में है, तो अभी बना था ये स्टेट आपका नागालैंड। तो 59वां जो है स्थापना दिवस मनाया गया, 60वां तो इसका 2022 में होगा। तो पहला ही स्टेटमेंट गलत है आपका, इसको एलिमिनेट कर देते तो वैसे भी आंसर मिल जाता आपको। दूसरा जो है कि नागालैंड को जो फॉर्मली औपचारिक रूप से जो मान्यता दी गई थी वो 1 दिसंबर 1963 को एक अलग राज्य के रूप में दी गई थी और कोहिमा को इसकी राजधानी घोषित किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है ना, 62-63 ये। और स्टेट जो द स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट 1962 जो है उसको इनैक्ट किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा टू गिव नागालैंड स्टेटहुड। तो वो तो करना ही पड़ता है ना, राज्य का दर्जा देने के बाद जो है संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ओनली सेकंड एंड थर्ड हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि जो वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट दिए गए, बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि ये जो रिपोर्ट कंपाइल की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा की गई है, पहला ही स्टेटमेंट गलत है आपका, क्योंकि ये जो EEU है आपका इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस जो आपका यूनिट है, EIU बोलते हैं, तो इकोनॉमिक्स जो आपका इंटेलिजेंस यूनिट है उसके द्वारा ये जो आपकी रिपोर्ट है वो संकलित की गई है। पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया आपका, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। उसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट है कि इसके अंतर्गत जो विभिन्न शहर हैं उनमें रहने वाले सूचकांकों की लागत की तुलना की जाती, मतलब कंपेयर किया जाता है वहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडाइसेस कि मतलब वहां पर किस तरीके से जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है उससे रिलेटेड संकेतक जो डिफरेंट सिटीज के संदर्भ में कंपेयर करके बनाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। तीसरा यह कि जो इजरायली सिटी है आपकी तेल अवीव, उसने टॉप किया है रैंकिंग में फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2021 वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ओनली सेकंड एंड थर्ड हो जाएगा, क्योंकि पहला जो आपका था यहाँ पर स्टेटमेंट वो गलत था। तो इसका आंसर आपका ए ओनली सेकंड एंड थर्ड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें प्रधानमंत्री मित्र पार्क से रिलेटेड स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला जो स्टेटमेंट है यहाँ पर कि जो आपका ये पार्क है
इसको एक विशेष प्रयोजन वाहन मतलब पायलट प्रोजेक्ट की तरह है, स्पेशल पर्पस जो व्हीकल है उसके रूप में डेवलप किया गया है, विच विल बी ओन्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड इन अ PPP मोड। पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि जो प्रत्येक पार्क होगा उसमें एक इंक्यूबेशन सेंटर होगा, कॉमन प्रोसेसिंग हाउस होगा और एक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होगा और अन्य जो भी टेक्सटाइल से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होंगी, सुविधाएं होंगी और जैसे डिजाइनिंग सेंटर और टेस्टिंग सेंटर सब इसमें सम्मिलित होंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि प्रत्येक पार्क से डायरेक्टली जो है 1 लाख रोजगार सृजित होंगे और परोक्ष रूप से 2 लाख रोजगार सृजित होंगे। तो देखिए दो तरीके की आपकी इंडस्ट्री होती है, एक कैपिटल इंटेंसिव होती है और एक आपकी लेबर इंटेंसिव। तो टेक्सटाइल देखेंगे तो लेबर इंटेंसिव है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पर रोजगार भी मिलता है। और हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे कि जो फॉरेन इनकम जो हमारी होती है ना, मतलब जो सबसे ज्यादा इनकम, तो उसमें बहुत बड़ा पार्ट आपका टेक्सटाइल सेक्टर का है और सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्री भी है पूरे इंडिया के संदर्भ में टेक्सटाइल। तो इसमें तीनों के दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा जो कि डी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम जो है आपकी पैट बोला जाता है, पुराना ही है, आपने जैसे क्योटो के अंतर्गत देखा था उसी तरीके से ये इनिशिएटिव है आपका, है ना, और उसी से रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला जो स्टेटमेंट है कि ये जो स्कीम है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंप्रूव करने के लिए ऊर्जा दक्षता को इन इंडियन इंडस्ट्रीज एंड कॉन्सिक्वेंटली रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि जो बड़े ऊर्जा गहन उद्योग हैं उसमें ऊर्जा क्षमता में और जो दक्षता है उनकी उनको बढ़ाने के लिए और उसमें तेजी लाने के साथ साथ प्रोत्साहन देने के लिए ये एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है ना पैट, कि भैया जो आपका अचीव कर लेगा टारगेट को और अगर उसके पास सरप्लस है तो वो उसको ट्रेड करके बेच भी सकता है, ठीक है ना, वैसी चीजें हैं एक तरीके की। अब दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। तीसरा ये कि जो रिसेंटली रिपोर्ट रिलीज की गई है CSE के द्वारा, जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट है, उसने मेंशन भी किया है आपका ये जो पैट स्कीम है ना, वो आपकी जो इंट्रोड्यूस की गई थी 2008 में इज नॉट इफेक्टिव, तो ये आपकी प्रभावी नहीं है, ऐसा इसने अभी एक उसमें बोला है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, तीसरा स्टेटमेंट भी। अभी आप देखेंगे तो ये रिपोर्ट जो है उसमें बताया गया है इनएफिशिएंसी ऑफ द स्कीम टू नॉन ट्रांसपेरेंसी अनफास्टेंड टारगेट्स एंड नेग्लेक्टेड डेडलाइंस। तो जो है इस तरीके से अभी जो है CSE ने हाईलाइट किया। तीनों के तीनों स्टेटमेंट ठीक है आपके। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसको देखेंगे हम लोग और इसमें जो भारतीय SARS-CoV-2 कंसोर्टियम ऑन जीनोमिक्स है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा ट्रू है आपका स्टेटमेंट। तो पहला जो है कि जो इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम है ये ज्वाइंटली मतलब संयुक्त पहल है आपकी बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और इसमें आपका DBT भी है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और इसमें CSIR भी है और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR भी है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो है कि ये जो कंसोर्टियम है वो 65 नेशनल लैबोरेटरीज के साथ जो है ये है आपका टू मॉनिटर द जीनोमिक वेरिएशन इन द SARS-CoV-2। तो ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है, ये आपकी 65 नहीं है, इसमें 28 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का एक संघ है जो जीनोमिक जो भी डाइवर्सिटी है आपकी SARS-CoV-2 से रिलेटेड उसके सुपरविजन उसके मॉनिटरिंग के लिए इसको रखा गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, पहला सही है आपका, तो आंसर आपको वैसे भी मिल जाता 1 and 3 ओनली। तीसरा जो है कि INSACOG जो लिखा गया है INSACOG उसका उद्देश्य जो है आपका रोगों की जो गतिशीलता है, मोबिलिटी जो है आपकी और गंभीरता जो है उसका जो डायनामिज्म है ना, उसकी जो सेवेरिटी है उसको समझने के लिए जो सैंपलिंग है नैदानिक नमूने उनकी सीक्वेंसिंग पर ये ध्यान केंद्रित करेगा, वही इसका उद्देश्य है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आपका ओनली 1 and 3 हो जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।